चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन के तहत हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है अभी तक कमेटियां गठित हुई है, बैठक हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जहां से निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आप टीआरई के एग्जाम में बैठिए, चाहे फिर बीपीएससी कमीशन का जब आप बैठते हैं उसमें, या फिर अन्य कंपटीशन में भी अगर भविष्य में बैठते हैं तो वहां पे आपको यहाँ से निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो मुद्दा होते हैं खास करके जलवायु परिवर्तन का, ये ज्वलंत मुद्दा होता है, करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य हुए हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको लेकर के वो आज मैं करवाऊंगा। तो अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो सबसे पहला जो बैठक हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको हम लोग बोलते हैं 1987 में ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ब्रूटलैंड में एक बैठक हुई जिसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें कि आवर कॉमन फ्यूचर करके, यानी विश्व के सभी देशों को वहां पर आगाह किया गया कि अगर हम लोग अपने पर्यावरण या जलवायु पे ध्यान नहीं देंगे, उसको बचाएंगे नहीं, ठीक है, पर्यावरण को, तो आने वाले समय में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और खास करके ग्रीन हाउस जो हरित गृह प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर के सबसे पहले जो है पूरे वैश्विक स्तर पे ब्रूटलैंड में एक बैठक हुई, और जिसका कि मेन थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो हमारा जो भविष्य है वो कॉमन है। क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर पे अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा, ना कि केवल एक प्रॉपर देश का। तो आवर कॉमन फ्यूचर करके एक थीम बना, ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई, और जिसमें कि दो चीज का कार्य होता है। आगे चलकर के 1988 में एक WMO बनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था कि वैश्विक स्तर पे देखना कि किस प्रकार से मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो ये सब का वहां पे अच्छे से मौसम संबंधी जानकारी एकत्रित करना WMO का कार्य हुआ। यानी कई बार WMO का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बना एक इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए UN, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कई बार UNEP का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण से संबंधित कार्य जो है वो UNEP एक संगठन है जिसके माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो कई बार पूछ देगा, तो इसका भी गठन 1988 में ही किया गया। तो कई बार पूछेगा कि UNEP का गठन कब हुआ, तो 1988 में। वहीं पे WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से या ब्रूटलैंड रिपोर्ट का प्रकाशित हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1987 में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव जो विकास से संबंधित है, उसमें भी हमने ब्रूटलैंड रिपोर्ट के बारे में बताया था, सम्मेलन के बारे में। एक नया शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, IPCC। IPCC का भी फुल फॉर्म EVS में कई बार पूछे जा चुके हैं। जो लोग 1 to 5 में बैठते होंगे उनको पता होगा, ये सबसे प्रश्न पूछा जाता है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए अंतरराष्ट्रीय पैनल है ये। IPCC क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय पैनल है जो कि किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, तो जलवायु के परिवर्तन से संबंधित है। रीजनिंग का कैलेंडर का एक क्लास लीजिएगा सर प्लीज। आप बिल्कुल ले लेंगे कैलेंडर, ऐसे रीजनिंग वाले में होगा भी। रीजनिंग वाले में जाइएगा तो कैलेंडर किया हुआ भी है, क्लॉक वाले में ही आपको कैलेंडर भी दिख जाएगा। ऐसे मैं फिर से ले लूंगा, अभी रीजनिंग के सारे टॉपिक में लूंगा, परेशान नहीं होना है, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है तो इसीलिए, लेकिन आपका कैलेंडर होगा भी, उसमें कंटेंट में रीजनिंग में वीडियो देख लेंगे, किसी न किसी क्लॉक में या कैलेंडर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, उसमें है। ऐसे मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, IPCC फॉर होता है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कई बार फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब देखिए, ये सब की शुरुआत मेन रूप से जो वैश्विक स्तर पे जो सम्मेलन हुआ, रियो अर्थ समिट से शुरुआत हुआ है। रियो अर्थ समिट कई बार पूछेगा कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से निश्चित रूप से बार बार एग्जाम में पूछेंगे कि रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो पर्यावरण से संबंधित रियो अर्थ समिट जो हुआ है
वो आपका ब्राजील में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्राजील में हुआ। और रियो डी जेनेरियो जो वहाँ का एक प्रमुख शहर है, वहीं पर 1992 ईस्वी में 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ। रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। रियो डी जेनेरियो या रियो अर्थ समिट कब हुआ? तो 1992 में हुआ, 1992 ईस्वी में हुआ, जो कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के रूप में भी इसको जाना गया। और ये ब्राजील में आयोजित हुआ 3 से 14 जून 1992 को। और इसमें जो सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यानी पहला जो कॉन्सेप्ट आया सतत विकास का, कि हम अपने जो भविष्य के जो जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन को बचाते हुए अपना जो है आर्थिक विकास करें, और जो हमारा पर्यावरण है वो क्षति ना पहुंचे। इस पे सर्वप्रथम चर्चा रियो अर्थ समिट में ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ? तो रियो में। रियो कहाँ का प्रमुख शहर है? रियो डी जेनेरियो, तो ब्राजील का है। तो 1992 में याद रखिएगा रियो अर्थ समिट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें क्या हुआ? पर्यावरण के विकास पर घोषणा किया गया, और एक एजेंडा 21 नामक एक एजेंडा बना, जिसके तहत जो है जो भी देश उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे उसके सस्टेनेबल विकास के लिए, सतत विकास के लिए कार्रवाई की गई। और 2000 से अधिक सिफारिशें शामिल की गई कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पे सभी देशों का सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, जो कि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी हो वो बिना प्रभावित हुए वर्तमान की तरक्की या वर्तमान का आर्थिक गतिविधि या विकास हो। तो इस पे चर्चा की गई। और यहीं पे एक और कार्यक्रम हुआ, जैव विविधता यानी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता जो धीरे धीरे घटते जा रहा है, बहुत सारे जो पक्षियां थी, पशु थे, उनके जो नस्ल खत्म हो रहे हैं, उसको लेकर के भी यहाँ चर्चा किया गया सर्वप्रथम। यानी जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव। अभी आप देखते होंगे, जो बचपन में आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखते होंगे, वर्तमान में हो सकता है कि वो आपके एरिया से वो विलुप्त हो चुके हैं, पक्षी हो चाहे जीव हो। तो इसी को लेकर के कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो जीवों में जो विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ये आपका एसबीडी पे भी यहाँ पे कार्य हुआ। उसके बाद तीसरा हुआ, वन प्रबंधन के सिद्धांतों की घोषणा की गई कि पेड़ पौधे को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो वन है उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो है इसका बचाव भी हो सके और जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल हो सके। तो वन प्रबंधन के सिद्धांतों की भी यहाँ घोषणा की गई थी। कब? तो 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में। साथ ही एक संगठन बनाया गया यूएनएफसीसीसी, यानी यूएनएफसीसीसी। कई बार पूछ देगा यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कई बार पूछेगा कि यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि कॉप आयोजित किए गए। कॉप आप लोग सुने होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। यहाँ पे जो जितने भी सदस्य देश हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के, वो इसमें शामिल होते हैं। और उसमें जो भविष्य के जो पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया जाए, जलवायु परिवर्तन से बचाया जाए, जैव विविधता खतरे में उसको कम किया जाए, और जो हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये सब पर ये लोग चर्चा करते हैं। और उसके लिए अभी जो है COP 1, COP 2, COP 3 ये हर एक साल आयोजित होते रहता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी को रियो सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाया गया था। यानी कई बार पूछेगा यूएनएफसीसीसी का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में ही इसका गठन किया गया था, जो कि 1994 से लागू किया गया। इसके तहत क्या होता है, इसका जो मिशन होता है, वायुमंडल में जो हरित गृह प्रभाव है, ठीक है। अब कहेंगे हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो जो पृथ्वी, देखिए जो हरित गृह प्रभाव खास करके इसका उपयोग जो है ठंड मुल्क में पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक गैस, एक प्रकार का चैम्बर बनाया जाता है जिसमें सनलाइट आता तो है उसका टेम्परेचर, लेकिन उससे रिटर्न होकर के बाहर वायुमंडल में नहीं निकलता है, जिस कारण से ठंड मुल्क में क्या होता है, सब्जी का उत्पादन होता है। क्योंकि सब्जी उत्पादन के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करके सब्जी उपजाया जाता है ठंड मुल्क में, उसी प्रकार से पूरे पृथ्वी पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से या मीथेन से, ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड, तो इन सब गैसों से क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक हरित गृह प्रभाव बन जाता है, जिससे पृथ्वी गैस की चैम्बर की भांति बन जाती है और धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो ग्लेशियर पर स्थित बर्फ है पृथ्वी पर, वो धीरे धीरे पिघल करके क्या होगा, समुद्र का लेयर बढ़ा देगा, जिससे मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो ये प्रभाव कम हो, इसकी चर्चा की गई, ठीक है। और पर्यावरण जो है दूषित ना हो, उस पर भी चर्चा किया गया। अब यूएनएफसीसी ने इसके लिए कॉप का निर्माण किया। कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो वैश्विक स्तर के जो देश हैं, संयुक्त राष्ट्र में संघ में शामिल हैं और इन्वायरमेंट प्रोग्राम में शामिल है, वो लोग यहाँ पे सम्मेलन करते हैं और बैठक में अपनी भूमिका निभाते हैं, और जो बहुत सारे निर्णय होते हैं उसको खुद पे भी लागू करते हैं। तो कॉप क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहला वाला बार बार पूछेगा, कॉप जो पहला जो आयोजित हुआ कहाँ पे आयोजित हुआ, तो कॉप फर्स्ट जो आयोजन हुआ वो बर्लिन में हुआ। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। तो यहीं पे बर्लिन में 1995 ईस्वी में कॉप फर्स्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम हेतु देशों के विभिन्न देशों की अपर्याप्त क्षमताओं पर चिंता व्यक्त की गई, कि जो देश है जो जलवायु परिवर्तन पे कंट्रोल करने के लिए कार्य कर सकते हैं, वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ चिंता बताई गई, चिंता दर्शाई गई, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों को संयुक्त रूप से प्रयास करने पर सहमति यहाँ पर व्यक्त की गई। सभी देश आपस में मिलकर, चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे अविकसित देश हो, सभी इस पर मिलकर के कार्य करें और पर्यावरण को आगे जो है वो सुरक्षित करें, ठीक है। तो इस पे जो कॉप 1 जनरली पूछेगा कब हुआ था, तो 1995 में। कहाँ पे हुआ, तो बर्लिन, ये ज्यादा है। बाद बाकी सब में तो वही काम है, जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन, यही सब इसमें, चूंकि पर्यावरण से संबंधित सारे बैठक हुए हैं, तो इसमें यही सब निर्णय होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। बाईस मार्च 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का वीडियो बना के 1994। चलिए, तो ये 3 से जो 14 जून है ना, तो 5 जून को बना होगा, इसीलिए पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए मेन यहाँ पे हमने चर्चा किया मेन तथ्य को, ठीक है। अब आ जाइए कॉप 3, जिसको कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी कई बार पूछ देता है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में आयोजित हुआ था जापान की राजधानी क्योटो में, ठीक है। सॉरी, जापान का प्रमुख शहर है क्योटो, राजधानी नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये आयोजन हुआ था 1997 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी बनाया गया और इसको 2005 से प्रभावी बनाया गया, ठीक है। अब आ जाइए कॉप 15। कॉप 15 जो है कोपेनहेगन में हुआ 2004 में। हालांकि इसे उस समय पूरी प्रकार से सफल नहीं माना गया था। कोपेनहेगन एकॉर्ड ने पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने की आवश्यकता को मान्यता दी थी। ये बार बार पूछेगा कॉप 21, पेरिस वाला, पेरिस जो कि 2015 में हुआ, कॉप 21, ये बार बार पूछता है यहाँ से प्रश्न। 4 नवंबर 2016 से लागू किया गया, जो कि 2015 में कॉप 21 हुआ। वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात की गई, यानी जब औद्योगिक काल नहीं था उससे पहले जितना पृथ्वी का टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम 2 डिग्री ज्यादा हो सकता है, उससे कम, अधिमानता 1.5 डिग्री तक सीमित करना। यानी जो औद्योगिक काल से पूर्व पृथ्वी का टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी का आगे नहीं होना चाहिए औद्योगिक काल या वर्तमान समय में,
उसको उतना ही, जैसे अगर मान चलिए पहले 30 डिग्री था तो अब 31.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हमने बताया, यानी 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने की बात की गई। ये बार बार ये COP21 वाला यही चीज़ पूछेगा कि कब निर्णय लिया गया कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए पूर्व औद्योगिक काल के तुलना में। तो ये आपका COP21 में हुआ है, पेरिस में 2015 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इसी में निर्णय लिया गया कि कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना है, 20% तक कम करना है 2030 तक। ये सब सारे निर्णय 2030 तक लिए गए। नवीकरणीय ऊर्जा में 20% की वृद्धि करनी है 2030 तक। ऊर्जा दक्षता में 20% की वृद्धि करनी है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है, ठीक है, शून्य उत्सर्जन, यानी कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी जो पेट्रोल डीजल इस सब से जो एनर्जी तैयार होती है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा या अन्य जो अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, या बैटरी वाला ऊर्जा है, वो सब का काम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आ जाइए, एक महत्वपूर्ण ये भी है, COP26 कब हुआ? तो ग्लासगो 2021 में हुआ, स्कॉटलैंड में। पृथ्वी पर 85% वनों की हिस्सेदारी वाले 105 देशों को इसमें घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। यह घोषणा वनों की कटाई और भूमि क्षरण को 2030 तक पूर्ण रूप से रोकने पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन भारत ने वादा किया कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ा लेगा। भारत 500 हर्ट्ज तक बढ़ा लेगा, यानी सौर ऊर्जा पे कार्य भारत करेगा। 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा है उसकी हिस्सेदारी भारत में 50% तक हो जाएगी, और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी भारत करेगा, ठीक है। और 2070 तक लक्ष्य क्या है? जीरो कार्बन उत्सर्जन का। तो ये कई बार पूछेगा भारत ने कब तक जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक, याद रखिएगा 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन, यानी जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे ऊर्जा के स्रोत हैं, वो बिल्कुल अक्षय ऊर्जा हो जाएगा, जिसमें पेट्रोल डीजल कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। बस ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है, ये पूछ सकता है। और 2030 तक का लक्ष्य है कि 45% की कमी कर देगा कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, धीरे धीरे कर भी रहा है। उसके बाद COP28 के बारे में भी पूछ सकता है, चूंकि ये लेटेस्ट 2023 में हुआ। उसके बाद 2024 वाला भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या हुआ वो देखिए। COP28 जो हुआ 2023 में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में दुबई में ये आयोजित किया गया। कई बार पूछेगा कि COP28 कहाँ हुआ, ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, याद रखेंगे। और वहां के जो सुल्तान अहमद अल जावेद थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और खास करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित था। यानी कहा गया कि जितने भी विकासशील देश हैं उनको विकसित देश जो है सहायता प्रदान करे, ठीक है, उनको कुछ फंड दे जिसके माध्यम से वो अपना पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। और उसी में जो है नरेंद्र मोदी भी गए थे, तो उन्होंने ग्रीन क्रेडिट पहल की बात की गई। यानी वैसे देश जो कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे चीन कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, भूटान नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भूटान को पैसा दे और उससे जो है क्रेडिट ले, कार्बन का क्रेडिट ले, क्योंकि भूटान उत्सर्जन नहीं कर रहा है कार्बन का, ठीक है। तो ये इसको, चूंकि ये चीन बहुत ज्यादा कर रहा है, तो वो क्या करे कि इसको पैसा दे और कार्बन उत्सर्जन का क्रेडिट ले, क्योंकि पर्यावरण में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वैश्विक स्तर पर हो रहा है। तो बहुत सारे देश हैं जो कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर कर रहे हैं, तो जो विकसित देश है वो ज्यादा करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये सब बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे देश जो है बगल के, जहां कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, नहीं करते वो देश, तो उससे क्रेडिट लेकर के वो अपने उद्योग धंधा में, चूंकि क्रेडिट इसलिए कि उससे क्या होगा, जब ये फंड देंगे तो वो भूटान देश या जो आर्थिक रूप से कमजोर देश है, तो वो उसको सहायता मिलेगी और वो पर्यावरण पे अच्छा बेहतर कार्य कर सकेगा, ठीक है। तो यही है ग्रीन क्रेडिट पहल, इसका जोर शोर से नरेंद्र मोदी जी ने रखा था इसके बीच में, ठीक है। ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी घोषणा पत्र पे साइन किया गया। इसके तहत है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया जाए, जिससे जो अक्षय ऊर्जा है, ठीक है, उसका जो है ज्यादा से ज्यादा कम कर। आपको पता ही होगा न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि कम खर्च में ज्यादा एनर्जी होता है और पर्यावरण भी प्रदूषण कम होता है, ना के बराबर होता है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी पे जोर दिया गया यहाँ। वैश्विक नदी शहर गठबंधन, और जो भी वैश्विक स्तर पे जितने भी देश हैं जिसके नदी के किनारे बड़े बड़े जो शहर हैं, तो उसको आपस में जैसे सिस्टर्स बना करके विकास किया जाए, ठीक है।
तो ये सब वैश्विक नदी शहर गठबंधन की बात की गई। जैसे पेरिस सीन नदी के किनारे है, उसी प्रकार जैसे वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, तो भारत और फ्रांस मिलकर के नदी के किनारे किस प्रकार से जो है बेहतर पर्यावरण को देखते हुए जो है नदी को, जैसे भारत में क्या था कि स्वच्छ मिशन आया, स्वच्छ गंगा का जो गंगा की नदी को स्वच्छ करने का मिशन आया। जैसे अभी यमुना में ये दिल्ली में जो है यमुना नदी के कारण जो है गंदगी के कारण देखिए अभी केजरीवाल का सरकार गिर गया, तो वहां पर भी नदी की साफ सफाई की बात की गई। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो हमें दूसरे देशों से ही सीखना होगा, अगर हमारे अपने पास नहीं है तो आपस में दो देश मिल करके वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करें, जिससे कि वो अपने शहर को आसपास किस प्रकार से गंदगी जो है उसका मैनेज कर सके। और जो है जैसे जितने भी बड़े शहर हैं वो तो नदी के किनारे हैं, तो उसकी साफ सफाई और नदी का भी जल गंदा नहीं हो, इस तरीका से जो भी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान की बात हुई। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य हुए थे आपके COP28 में, ठीक है। तो ये 2023 में हुआ। अब आते हैं COP29। COP29 ये लेटेस्ट है, यहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो COP29 तो नवंबर 2024 में हुआ, अभी 2025 में हुआ नहीं, इसलिए तो अभी तो पूछेगा नहीं। जब भी पूछेगा तो COP29 जरूर पूछ सकता है। कहाँ पे हुए? तो अजरबैजान के बाकू में, याद रखिएगा वो शहर है अजरबैजान का बाकू, वहीं पे किया गया। और इसमें जो निर्णय लिए गए कि नए वित्तीय लक्ष्य के रूप में जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गए, इटली हो गए, जो विकसित देश हैं, रूस हो गया, वो विकासशील देशों को क्या करेगा, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कार्बन क्रेडिट के तरीका से ही 2035 तक वार्षिक 300 अरब की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है, ठीक है। यानी जो भी विकसित देश है वो विकासशील देश, जितने भी विकसित देश हैं वो आपस में मिल करके, जितने भी विकासशील हैं या अविकसित देश हैं, उनको 300 अरब रुपया डॉलर, 300 अरब डॉलर का सालाना मदद करेंगे, जिससे वो अपने जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है उससे लड़ सकें, जैव विविधता जो खतरे में आ रहा है उससे लड़ सकें और उनका जो है बचाव कर सकें, ठीक है। तो COP29 मेन रूप से यही है, वित्तीय सहायता पे जोर दिया गया यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए यहां से खूब प्रश्न पूछेगा कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो जितने भी हमने EVS पढ़ाया है अच्छे से आप देख ली, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो उसी सब में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। तो अच्छे से अगर आप EVS के 15 क्वेश्चन देखें तो हमारे क्लास नोट्स के ही लगभग रहेंगे, ठीक है। और जो नहीं भी रहेंगे वो भी आप कॉमन कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थागत या ढांचागत जो केंद्रीय सरकार की पहले हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है, वो क्या है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए ये ईस्वी सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1952 में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की बात की गई, ठीक है। उसके बाद जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उसके संरक्षण की योजना 1972 से 1981 के बीच में लाई गई थी। तो 1972 में शुरुआत हुआ था लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की परियोजना। उसके बाद जीव जंतु और वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि में प्रवेश 1976 में हुआ। मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में हुआ। बहुत सारे पर्यावरण संबंधी एजेंसियां हैं, उसके तहत CPCB होता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसकी स्थापना 1974 ईस्वी में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, VVI है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। पर्यावरण और वन मंत्रालय 1985 में गठन किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की गठन 1997 में की गई। और ये जो है आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो प्राधिकरण है वो 2002 में गठन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 2002 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण। बायोडाइवर्सिटी डे भी हम लोग मनाते हैं। अब आप लोग बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाते हैं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण और विधान, पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम आए, कानून बना, वो क्या है? पर्यावरण संरक्षण, ये खूब पूछता है, 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये खूब पूछेगा आपको कब आया, तो 1986 ईस्वी में। दूसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 ईस्वी में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा। ये सारे महत्वपूर्ण है।
जल प्रदूषण निवारण 1974 ईस्वी में, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1981 ईस्वी में, और वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले वन्य जीव का संरक्षण होगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपका जल वायु प्रदूषण होगा, फिर आपका जो है वन संरक्षण अधिनियम आएगा 1980, फिर वायु प्रदूषण निवारण आएगा 1981 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और पर्यावरण ओवरऑल संरक्षण अधिनियम कब बनेगा? 1986 में। अब फिर से देखिए, यहाँ आगे पीछे है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले वन्य जीव को हम लोग जो भी जीव जंतु हैं उसको बचाएंगे 1972 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जल को बचाएंगे। ठीक है, जल को बचाएंगे, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जल के बाद क्या करेंगे कि वायु को बचाएंगे, वायु को बचाएंगे। जलवायु जैसे होता है, पहले जल, पहले वन्य जीव, फिर जल, फिर वायु आएगा, इसको 1981 में बचाएंगे। उसके बाद ओवरऑल इसके बीच में वन, अच्छा जल के बाद पहले वन्य जीव, फिर जल, फिर वन को बचाएंगे 1980, वन छूट गया 1980, फिर वायु को बचाएंगे 1981 ईस्वी। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो पर्यावरण है पूरे ओवरऑल सबसे मिलकर पर्यावरण बनेगा, उसको बचाएंगे 1986 ईस्वी में। और उसके बाद सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम बनाएंगे 2002 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक। सबसे पहले फिर से सुनिए, वन्य जीव, पहले वन्य जीव को हम लोग बचाएंगे 1972 ईस्वी में। फिर हम लोग क्या करेंगे, जल को बचाएंगे, क्योंकि वन्य जीव जल भी जरूरी है, तो हम लोग 1974 में जल को बचाएंगे। फिर वन को बचाएंगे, पहले वन्य जीव को, फिर वन को बचाएंगे, तभी तो वन्य जीव रहेंगे वहां, तो ये 1980 में बचाएंगे। अब फिर इसके बाद हम लोग वायु को बचाएंगे। ठीक है, 1981 ईस्वी में। ओवरऑल पर्यावरण को बचाएंगे 1986 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जो जैव विविधता है, जो जीवों की संख्या, जो विविधता में कमी आ रही है, उसको देखेंगे 2002 में और उसको बचाएंगे। तो इस तरीका से ये एकदम याद रखिए, एक क्वेश्चन तो किसी भी कंपटीशन में यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2-3 बार हमने चर्चा किया, देखिए ये सब आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन 1986 वाला पर्यावरण एकदम याद रखना है, इसको एकदम कंठस्थ रखिए। जैव विविधता एकदम याद रखिए 2002 में। जल वाला भी याद रखिए 1974 वन्य जीव, तो थोड़ा सा एक आध बार आप देख के याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बार बार चर्चा में आते रहता है, एनजीटी। ठीक है, अभी भी जो कुंभ में जो लोग स्नान किए हैं, तो जो सीपीसीबी है वो उन्होंने कहा है, उसने कहा है कि जो भी लोग स्नान किए हैं और उतनी संख्या में करोड़ों 50 करोड़ प्लस लोग वहां पे स्नान किए हैं, और वो जो पानी है उसमें जो एक जो कीचड़, जितनी गंदगी होती है लगभग उतना गंदा पानी था, उसमें लोग नहाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके मानव के अनुकूल जो स्वास्थ्य पे भी प्रभाव उसका पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है ये सरकार को भी ये पत्र लिखा होगा। ठीक है, तो ये चर्चा में आया था अभी एनजीटी, तो ये सब प्रश्न जो है पूछते रहता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन कब हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2010 को, याद रखिएगा। 2010 जनरली पूछेगा, तो 2010 याद रखना है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये खूब पूछता है। राष्ट्रीय हरित क्या हो गया, ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम कब लागू किया गया? 2000 में लागू किया गया। ठीक है, और 1 जनवरी 2008 को इसका संशोधन 2008 को लागू किया गया। अधिनियम आया अनुसूचित जनजाति परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2000 में। वैसे याद रखेंगे तो इसी साल झारखंड भी बना था, और झारखंड में आपको पता होगा कि अनुसूचित जनजाति जो जंगल में रहने वाले लोग ज्यादा हैं, आदिवासी लोग, तो 2000 ईस्वी में ही ये बना था और इसको लागू किया गया 2008 ईस्वी में। ठीक है, और फिर संशोधन हुआ था अनुसूचित जनजाति या परंपरागत वन निवासी अधिनियम, संशोधन जो हुआ वो 2012 ईस्वी में हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला एकदम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है 2010 में। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामले में शीघ्र निपटारा को ये देखता है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले के शीघ्र निपटारा के लिए ये कार्य करता है। अध्यक्ष जो है वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल हैं,
उसके बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890 में बना, कोलकाता मुख्यालय है। फिर इसका गठन आज़ादी के बाद 1954 ईस्वी में किया गया। तो ये सब क्वेश्चन शायद कभी पूछ दे इसे, लेकिन हमने आपको हर एक तथ्य लिख दिया है नोट्स में, हो सकता है कभी पूछ दे गलती से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1916 की गठन की गई। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान पुणे में जो है भारतीय विद्यापीठ, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 ईस्वी में। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पर्यावरण शिक्षा अनुसंधान, ये पूछ दिया कहां पर स्थित है? भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पर्यावरण शिक्षा अनुसंधान, तो याद रखेंगे कि पुणे में है। 1955 में इसका गठन किया गया। एक मद्रास में क्रोकोडाइल मगरमच्छ वाला बैंक ट्रस्ट बना हुआ है, ये कहां पे है? तो चेन्नई में है। 1972 ईस्वी में बना था। मद्रास पहले चेन्नई का नाम मद्रास ही हुआ करता था, इसलिए मद्रास क्रोकोडाइल याद रखिएगा। 1972 चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये हमने शुरू में भी किया 1974 में, ठीक है। पर्यावरण से जुड़े अब आंदोलन को देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार आपको पर्यावरण से जुड़े आंदोलन से पूछ देता है, खास करके चिपको आंदोलन खूब पूछता है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में, ठीक है। और इसमें प्रमुख नाम आपको पता ही होगा, क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने कि उत्तराखंड में किया था, ठीक है। क्या साउंड रिपीट हो रहा है क्या? क्या साउंड रिपीट हो रहा है क्या? क्या सब लोग को साउंड रिपीट हो रहा है क्या? जरा बताएंगे, क्या साउंड रिपीट हो रहा है क्या? क्या साउंड रिपीट हो रहा है? क्या साउंड रिपीट हो रहा है, जरा बताएंगे। चिपको आंदोलन जो होता है वो 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड में होता है। और इसकी शुरुआत राजस्थान के, ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत पहले इसकी शुरुआत राजस्थान के खेजरली गांव से हुआ था, जो कि 1781 ईस्वी में किसके द्वारा? तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके 3 पुत्रियों के द्वारा यहाँ पे शुरुआत किया गया था। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता आगे चल के गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में बने, ठीक है। चिपको आंदोलन, जब पेड़ काटने के लिए जब कंपनी आई तो लोग जो है पेड़ों में चिपक गए और जो है काटने नहीं देते थे, तो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली जो आंदोलन हुए, वो केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। और सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय वन है उसको बचाने के लिए कुतीपूंझा नदी पर बनाए गए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में ये शांत घाटी आंदोलन हुए थे। और ये 1973 में हुआ था केरल में, तो ये याद रखिएगा। और आगे चल करके 1985 ईस्वी में जो ये साइलेंट वैली है उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क को 1950 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1985 ईस्वी में केरल का जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, उसको नेशनल पार्क के रूप में घोषणा किया गया, ठीक है। लेकिन शांत घाटी आंदोलन कब हुआ? तो 1973 ईस्वी में केरल में पलक्कड़ जिला में, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ, यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसमें लाखों लोगों की कृषि भूमि समेत जो बड़ी सामुदायिक भूमि था उसका अधिग्रहण किया जाना था, जिसको कि मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय
जैसे लोगों ने विरोध किया और आगे चलकर सरकार मानी और जो है वहाँ पे जो बहुउद्देशीय परियोजना था उसको रोका गया। उसके बाद है अपिक्को। अपिक्को आंदोलन जो है उत्तर का, यह जो चिपको आंदोलन है, जैसे उत्तर भारत में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन था, जिसमें कि अपिको का अर्थ होता है गले लगाना। ठीक है, तो ये लोग जब पेड़ लोग काट रहे थे तो वहां गले लगा लेते थे और काटने से बचाते थे। तो 1983 ईस्वी में, याद रखिएगा, कर्नाटक में हुआ था और 38 दिनों तक चला था और पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्व करता था। तो अपिको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता पूछ सकता है तो पांडुरंग हेगड़े, और कहां पे हुआ था और कब हुआ था ये पूछ सकता है। कर्नाटक में हुआ था 1983, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ईस्वी में बिहार झारखंड में हुआ था। ठीक है, चूंकि बिहार झारखंड उस समय एक ही थे। नवधान्य आंदोलन जो है वंदना शिवा के द्वारा जैव विविधता संरक्षण को लेकर के, जैविक खेती को लेकर के हुआ था 1982 ईस्वी में। चिल्का बचाओ आंदोलन 1991 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ। 192 गांव के मछुआरों ने मत्स्य महासंघ के अंतर्गत एकजुट होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की और एशिया का सबसे बड़ा जो पानी का झील है चिल्का, उसको बचाने की बात हुई थी। उसके बाद है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन जो है 1994 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में कल्याण सिंह रावत के द्वारा, कई बार पूछ देगा कब हुआ था, तो 1994 में कहां पे हुआ था, चमोली जिला उत्तराखंड के, किसके द्वारा, तो कल्याण सिंह रावत के द्वारा। ठीक है, और इसमें निर्णय क्या था कि जो ससुराल में एक पेड़ लगाएगा, जो भी लड़का होगा, जो दामाद होगा, वो अपने ससुराल में, ठीक है, एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो ये मैती आंदोलन है। तो इस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे आंदोलन किए गए और जिसने कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो, इसको बढ़ाने में जो है मददगार अभी तक साबित हुए हैं ये सब योजनाएं। ठीक है, तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न मेरे समझ से ईवीएस में पूछा ही जाएगा, चूंकि इन्वायरमेंट साइंस है। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको कि हमने सामान्य शब्द में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हमने आपको उस दिन करवाए थे और हमने भेजा भी था, तो उसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर अच्छे से एक बार देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा टॉपिक जो ईवीएस का समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।